अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑब्स एंड गायनाकोलॉजी। आज की इस वीडियो में हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है मोलार प्रेगनेंसी। यूनिट 6 कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी में हम कुछ टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, जैसे एबॉर्शन, हाइपरेमेसिस ग्रेविटेरम, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अनीमिया जिसमें हम फिजियोलॉजिकल अनीमिया एंड पैथोलॉजिकल अनीमिया दोनों डिस्कस कर चुके हैं, एंड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये टॉपिक्स हमारे कवर हो चुके हैं। आज हम मोलार प्रेगनेंसी को कवर करेंगे। मोलार प्रेगनेंसी जो लाजमी पूछा जाता है हर एग्जाम में मोलार प्रेगनेंसी के बारे में। ये जो आपके यूनिट 6 है कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें से हर एक आपका जो क्वेश्चन है वो मस्ट पूछा जाता है। वो बोथ फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में भी एमसीएच में, हेल्थ एजुकेशन में आपसे ये वाले टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स इम्पोर्टेंट है। मोलार प्रेगनेंसी क्या होती है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। मोलार प्रेगनेंसी कैसे होती है, मोलार प्रेगनेंसी को कैसे डायग्नोज करते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। मोलार प्रेगनेंसी एक गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिफेक्ट है। ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं प्लासेंटल सेल्स को। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है। मोलार कहते हैं गुच्छा, कोई ऐसा जो है अंगूर का जैसे ग्रेप लाइक क्लस्टर होता है, अंगूरों का गुच्छा होता है, उस गुच्छे को मोलार कहते हैं। और प्रेगनेंसी मतलब कि सिंपल, अगर हम पेशेंट की लैंग्वेज में बात करें कि अगर पेशेंट हम के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो पेशेंट इसको समझते हैं गुच्छे वाली प्रेगनेंसी। वो जो गुच्छे वाली प्रेगनेंसी होती है वो मोलार प्रेगनेंसी होती है, जिसमें हमने जैसे कहा कि ये एक ट्रोफोब्लास्टिक डिफेक्ट है, तो ये प्लासेंटा की एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से होती है। जो बेसिक जहाँ पर प्रॉब्लम आता है मोलार प्रेगनेंसी का वो आता है फर्टिलाइजेशन के टाइम। जब फर्टिलाइजेशन होती है वहां पर एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन हो जाती है, जिसकी वजह से या तो जस्ट ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स बन रहे होते हैं और वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं, फीटल सेल्स बनते ही नहीं है, एम्ब्रियोनिक सेल्स बन ही नहीं रहे होते, सिर्फ और सिर्फ ट्रोफोब्लास्टिक प्लासेंटल सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं। और दूसरी कंडीशन में ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स बहुत एक्टिवली ग्रो कर रहे होते हैं और जो एम्ब्रियोनिक सेल्स होते हैं वो सम हाउ ग्रो करते हैं जो एबनॉर्मल बेबी बनाते हैं। तो ये क्यों होता है ये हम आज की वीडियो में जानेंगे। ये देखा आपको यहाँ पिक्चर में भी दिखाया हुआ है इन्होंने। ये जो ऊपर वाली पिक्चर है ये नॉर्मल प्रेगनेंसी है। नॉर्मल प्रेगनेंसी, ये इम्प्लांटेशन हुई, एम्ब्रियो बना, इम्प्लांट हुआ आके एंडोमेट्रियम कैविटी पे, और नीचे आप देखें कि यहाँ पर मोलार प्रेगनेंसी है, इसमें कोई फीटस नहीं है, एक नॉर्मल इम्प्लांटेशन नहीं हो रही। यहाँ पर ये जो आपको फ्लूइड फिल्ड सिस्ट ट्यूमर की फॉर्म में बना हुआ है, ये जो ट्यूमर मींस, ट्यूमर का मतलब क्या होता है? ट्यूमर का मतलब यही होता है कि ये ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स, तो यहाँ पर भी ओवर ग्रोथ ऑफ सेल्स हो जाती है, लेकिन कौन से सेल्स होते हैं? वो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होते हैं। इसीलिए हम इसे बिनाइन कंडीशन भी कहते हैं, बिनाइन कैंसरस कंडीशन के। ये कैंसर की ही तरह ओवर ग्रोथ करता है, लेकिन ये बिनाइन होता है, मेलिग्नेंट नहीं होता। एक होता है बिनाइन, एक होता है मेलिग्नेंट। मेलिग्नेंट जो होता है वो ओवरऑल ब्लड में, बॉडी में स्प्रेड कर जाता है और लाइफ थ्रेटनिंग होता है। बिनाइन वो कंडीशन होती है जिसमें जस्ट सेल स्पेसिफिक लोकलाइज सेल की ओवर ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन वो स्प्रेड आउट नहीं होता। और अगर जब इसे बाहर निकाला जाए तो यहाँ पर आपको ये जो दिख रहा है ये प्लासेंटा है, ये पूरी ये प्रेगनेंसी है। जो क्लस्टर्स बने हुए यूट्रस के अंदर, ये पूरे प्लासेंटा बबल्स लाइक या ग्रेप लाइक अपीयरेंस में बाहर आता है। मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। डेफिनेशन, गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज। अच्छा, आपके पास जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, या तो आपसे पूछा जा सकता है मोलार प्रेगनेंसी क्या होती है, या आपसे इसकी जगह पूछा जा सकता है हेरिडिटी फॉर्म ऑफ मोल। हेरिडिटी फॉर्म ऑफ मोल का मतलब भी मोलार प्रेगनेंसी है। या आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिफेक्ट। ये तीनों क्वेश्चन में से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपने यही समझना है कि ये मोलार प्रेगनेंसी के बारे में ही पूछा जा सकता है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, या तो आपसे पूछेंगे मोलार प्रेगनेंसी, या आपसे पूछेंगे कि गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज कौन सी होती है, तो गेस्टेशनल जीटीडी, गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज मोलार प्रेगनेंसी ही होती है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में ट्रोफोब्लास्टिक की ही डिजीज होती है, प्लासेंटल सेल्स की डिजीज होती है। या आपसे फिर पूछा जा सकता है कि व्हाट इज हाइडेटिडी फॉर्म ऑफ मोल।
हाइड्रेटिडी फॉर्म ऑफ मोल को भी मोलार प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इन तीनों में से आपसे कुछ भी पूछा जाए तो ये तीनों नाम इस एक डिजीज के ही हैं। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी, तो एग्जाम में आपने कंफ्यूज नहीं होना। Gestational trophoblastic disease (GTD) encompasses several disorders with hereditary form of mole means के molar pregnancy being the most common benign form। हमने डिस्कस किया benign form है, इसमें भी कैंसर की ही तरह कैंसर में क्या होता है कि सेल्स की ओवर ग्रोथ हो रही होती है, तो यहाँ भी ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स की ओवर ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन ये बिनाइन होती है, ये यूट्रस से बाहर स्प्रेड नहीं होती, एक जगह लोकलाइज्ड ही रहती है, तो इसे हम कैंसर नहीं कहेंगे, लेकिन एक कैंसर टाइप की कंडीशन होती है। टाइप्स हमारे पास दो टाइप्स की मोलार प्रेगनेंसी होती है, एक होता है कंप्लीट मोल और एक होता है पार्शियल मोल। कंप्लीट मोल का मतलब कि प्रेगनेंसी वेयर नो बेबी फॉर्म्स, ओनली एबनॉर्मल प्लासेंटल टिश्यूज ग्रोथ इनसाइड द यूट्रस। कंप्लीट मोल में क्या होता है कि प्रेगनेंसी में सिर्फ और सिर्फ ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स की ही ग्रोथ हो रही होती है, एम्ब्रियोनिक सेल्स इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें सिर्फ यूट्रस में ट्रोफोब्लास्टिक प्लासेंटा ही बन रहा होता है, बच्चा नहीं बन रहा होता। सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो ऐसी कंडीशन को कंप्लीट मोल कहते हैं। पार्शियल मोल दूसरी टाइप है, a pregnancy where a non-healthy baby and abnormal tissue form but the baby cannot survive। अब इसमें प्लासेंटल सेल्स भी बन रहे हैं लेकिन वो ज्यादा बन रहे हैं, और जो बेबी के एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं वो एक नॉन हेल्दी बेबी बनाते हैं जो अलाइव भी नहीं होता, एबनॉर्मल बेबी होता है और वो सरवाइव नहीं करता। तो ये पार्शियल मोल है। ये देखिए यहाँ आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये पार्शियल मोल है जिसमें प्लासेंटल सेल्स भी हैं लेकिन एम्ब्रियोनिक सेल्स हैं जिसमें वो वो बना रहा है, एबनॉर्मल बेबी बना रहा है। और ये कंप्लीट मोल अंगूर के गुच्छे की तरह की अपीयरेंस, जिसे हम ग्रेप्स लाइक अपीयरेंस कहते हैं, उस तरह से प्लासेंटल सेल्स तेजी से ग्रो कर रहे होते हैं। कॉजेज ऑफ मोलार प्रेगनेंसी, क्यों होती है मोलार प्रेगनेंसी? मोलार प्रेगनेंसी इज कोज्ड बाय एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग। जो मोलार प्रेगनेंसी होती है वो एग एग के एबनॉर्मल फर्टिलाइज्ड होने की वजह से मोलार बनती है। कंप्लीट मोल, अभी हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चेंजेस होती हैं जिसकी वजह से मोलार प्रेगनेंसी बनती है। अगर कंप्लीट मोल बनेगा तो उसमें क्या चेंज होगा, उसमें ये चेंज होगा कि एम्प्टी एग, नो जेनेटिक मटेरियल फर्टिलाइज्ड बाय वन और टू स्पर्म रिजल्ट इन 46 क्रोमोसोम्स ऑल फ्रॉम द फादर, नो फीटस डेवलप। अब इस बात को गौर से समझना, यहाँ कह रहे हैं कि कंप्लीट मोल तब बनता है कि जब फर्टिलाइजेशन के लिए जो एग आता है, ये एग तो आता है, ये खाली एग होता है, इसके अंदर जो है जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, मींस के डीएनए नहीं होता। डीएनए नहीं होता है तो मतलब के क्रोमोसोम्स भी नहीं होते। नॉर्मल जो डिवीजन होती है फर्टिलाइजेशन में, वो यहाँ से फादर का स्पर्म और मदर का ओवम होता है, जिसमें 23 पेयर्स क्रोमोसोम के फादर से आते हैं, 23 मदर से आते हैं, तो जो जाइगोट बनता है उसमें 46 क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। तो ये एक नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है। अब कंप्लीट मोल में क्या होता है, कंप्लीट मोल में ये होता है कि ये जो एग है, ये एग बिल्कुल खाली है, इसके अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम्स है ही नहीं। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस खाली एग के साथ एक या दो स्पर्म आके मिल जाते हैं। तो ये जो स्पर्म आके मिल जाते हैं, तो इनके मिलने के बाद, ये इस खाली एग से मिलते हैं, मिलने के बाद जो मटेरियल मीन्स के जो जाइगोट बनता है, उसमें फादर की तरफ से ही सारे के सारे 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, मदर की तरफ से क्रोमोसोम नहीं आते। तो ये सिर्फ और सिर्फ फादर की तरफ से आने वाले क्रोमोसोम्स हैं जिसमें मदर का जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। इसी वजह से इस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ प्लासेंटा के सेल्स बन रहे होते हैं, एम्ब्रियो के सेल्स आते ही नहीं है, एम्ब्रियोनिक सेल्स होते ही नहीं है कि वो बच्चे को बनाए। तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ प्लासेंटा के सेल्स बनते हैं, वो ग्रो कर रहे होते हैं। ये है कंप्लीट मोल। पार्शियल मोल में क्या होता है, नॉर्मल एग फर्टिलाइज्ड बाय टू स्पर्म result in 69 chromosome ट्राइप्लोडी, abnormal fetus plus placenta। अब इसमें क्या होता है कि जो एग है, ये एग है, इसके अपने 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसके साथ दो स्पर्म आके मिल जाते हैं।
इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम हैं। अब जो जाइगोट बनेगा मियोसिस के बाद ही जाइगोट बनता है, इनके बीच में मियोसिस होती है तो जाइगोट बनता है। अब जो जाइगोट बनेगा इसमें 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे मदर की तरफ से, 23 क्रोमोसोम्स आ जाएंगे फादर के एक स्पर्म की तरफ से और 23 क्रोमोसोम आ जाएंगे फादर के दूसरे स्पर्म की तरफ से। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए? टोटल मिला के हो गए 69 क्रोमोसोम्स। ट्रिप्लॉइडी कंडीशन, ट्रिप्लॉइडी मतलब के तीन, 1 2 3 थ्री डिविजन हो गई, ट्रिप्लॉइडी कंडीशन इसको कहते हैं हम। तो टोटल जो स्पर्म के काउंट होंगे वो फर्टिलाइज्ड एग में, जाइगोट में, वो 69 काउंट होंगे, जिस कंडीशन में एबनॉर्मल फीटस और प्लासेंटा बनते हैं, पार्शियल मोल बनता है। मेन कोज जेनेटिक एरर है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन लीडिंग टू एबनॉर्मल प्लासेंटल ग्रोथ। तो मेन कोज जो मोलार प्रेगनेंसी का होता है वो एबनॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है, जो एबनॉर्मल प्लासेंटल ग्रोथ को ट्रिगर करता है। यहाँ पिक्चर के देखें, मोलार प्रेगनेंसी पार्शियल मोल और कंप्लीट मोल दोनों में आप देख लें कि आपके पास एक में जो है ट्रिप्लॉइडी कंडीशन है, एक में डिप्लॉइडी कंडीशन है। ये देखें आपके पास पार्शियल मोल वाला जो है पार्शियल मोलार प्रेगनेंसी है, अगर ये डिस्कार्ड की हुई है। प्लासेंटा देखें आपके पास यहाँ टर्म में, जब टर्म पर प्रेगनेंसी होती है तो इतना बड़ा प्लासेंटा होता है, और बच्चा देखें बिल्कुल एबनॉर्मल है, कोई इसकी कंप्लीट पोजीशन ही नहीं है, तो मीन्स कि ये पार्शियल मोल है। ये कंप्लीट मोल है, कंप्लीट मोल में आपके पास जो है यूट्रस, जो ये सारे बबल्स लाइक अपेरेंस, ये ग्रेप्स लाइक अपेरेंस, इसको हम दो तीन नाम देते हैं, एक स्नोस्ट्रॉम कहते हैं, एक ग्रेप्स लाइक अपेरेंस कहते हैं। तो ये पूरी यूट्राइन कैविटी जो होती है इस तरह से अंगूर के गुच्छे की तरह ट्रोफोब्लास्टिक सेल से भर जाती है। ये अल्ट्रासाउंड में इसकी अपेरेंस इस तरह होती है, और आफ्टर इवेक्यूएशन जब यूट्रस को खाली कर दिया जाता है तो रियल में ये इस तरह से बबल्स लाइक अपेरेंस नजर आती है कंप्लीट मोल की। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ मोलार प्रेगनेंसी। मोलार प्रेगनेंसी के क्या साइन सिम्टम्स होते हैं? मोलार प्रेगनेंसी के साइन सिम्टम्स में आपके पास वेजाइनल ब्लीडिंग, अर्ली प्रेगनेंसी में ही वेजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। सीवियर नोजिया एंड वॉमिटिंग। अब यहाँ पर जो मदर को होगा वो होगा हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। सीवियर नोजिया वोमिटिंग होगी, क्यों होगी? क्योंकि हमने पढ़ा था कि नोजिया प्रेगनेंसी में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्लासेंटा से ट्रोफोब्लास्टिक सेल से बीटा एचसीजी रिलीज होता है। तो जब प्लासेंटा के ट्रोफोब्लास्टिक सेल प्लासेंटा फुली मेच्योर हो जाता है तो फिर बीटा एचसीजी का लेवल कम हो जाता है और मदर की नोजिया वोमिटिंग सप्रेस हो जाती है। तो हमने पढ़ा था कि नोजिया वोमिटिंग में बीटा एचसीजी रिलीज होता है, और बीटा एचसीजी ही नोजिया वोमिटिंग करवाता है। अब यहाँ पर बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स ग्रो करें, तो जितने ज्यादा ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स होंगे उतना ही ज्यादा मदर को नोजिया वोमिटिंग होगा। और सीवियर नोजिया एंड वोमिटिंग की फॉर्म को हम क्या कहते हैं? हाइपरिमेसिस ग्रेविटेरम। तो मदर के पास ये हिस्ट्री भी होगी। नो फीटल हार्ट बीट, अगर पार्शियल मोल है, कंप्लीट मोल है, जो भी है, आपको एफएचएस नहीं मिलेंगे। रैपिडली ग्रोइंग यूट्रस लार्जर देन एक्सपेक्टेड। अब इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी के मंथ के हिसाब से यूट्रस जल्दी जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि उसमें प्लासेंटल सेल्स की ओवर ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही होती है, जिसकी वजह से यूट्रस अपने प्रेगनेंसी के नॉर्मल वीक्स के अकॉर्डिंग यूट्रस का साइज तेजी से बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। पैसेज ऑफ ग्रेप लाइक सिस्ट। आप जब पीवी करेंगे मदर को जो ब्लीडिंग जा रही होगी, वो उस ब्लीडिंग में वो ग्रेप लाइक सिस्ट, जिस तरह से बबल्स टाइप की ब्लीडिंग जा रही होगी, बबल्स गुब्बारे बलून्स नहीं बनते जिस तरह, ब्लीडिंग में बबल्स टाइप की ब्लीडिंग आपको पीवी करने पर मिलेगी। हाई ब्लड प्रेशर अर्ली। अब ये क्या है? ये इस तरह है कि हमारे पास अगर स्पाइरल आर्टरी रिमॉडलिंग होती है जिसकी वजह से पीआईएस प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होता है, तो वो 20 वीक के बाद कंफर्म होता है। अगर एक मदर प्रेगनेंसी से पहले मदर का ब्लड प्रेशर कभी हाई नहीं हुआ था, लेकिन 20 वीक्स के बाद उसका ब्लड प्रेशर हाई होता है, तो वो भी ट्रोफोब्लास्टिक ही डिफेक्ट होता है। उसमें क्या होता है कि स्पाइरल आर्टरी रिमॉडलिंग का मसला होता है, जिसकी वजह से 20 वीक्स के बाद मदर का ब्लड प्रेशर ज्यादा होने लग जाता है, जिसे हम पीआईएच कहते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी में ही, मतलब प्रेगनेंसी से पहले मदर का बीपी नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही प्रेगनेंसी हुई तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही, स्टार्ट में ही मदर का ब्लड प्रेशर आपको ज्यादा मिलेगा ड्यू टू ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर। हाई एचसीजी लेवल, जब आप ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो आपको एचसीजी लेवल ज्यादा मिलेगा, एक्सेसिव मिलेगा, तो आपको कंफर्म हो जाएगा मदर को मोलार प्रेगनेंसी है।
डायग्नोसिस ऑफ मोलार प्रेगनेंसी। मोलार प्रेगनेंसी की डायग्नोसिस में हम क्या करवाते हैं, एक तो हम अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड में ही कंफर्म हो जाता है कि मदर को मोलार प्रेगनेंसी है। अल्ट्रासाउंड में क्या नजर आता है, शोज अ स्नो स्टॉर्म और क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स। वो जो अपीयरेंस हमने देखी थी, उस अपीयरेंस को, उस स्ट्रक्चर को हम स्नो स्टॉर्म क्या होता है, जब बर्फ गिर रही होती है तो वो जो बर्फ एक साथ जमा हो जाती है, तो उस टाइप की अपीयरेंस को स्नोस्टॉर्म कहते हैं। या क्लस्टर ऑफ ग्रेप्स मींस के अंगूरों का गुच्छा, तो इस टाइप की अपीयरेंस होती है मोलार प्रेगनेंसी की। अल्ट्रासाउंड में इस तरह से आपको देखने को मिलता है। नो फीटस इन कंप्लीट मोल, अगर कंप्लीट मोल होगा तो उसमें फीटस नहीं होगा, जस्ट प्लासेंटल सेल्स होंगे। एबनॉर्मल फीटस इन पार्शियल मोल, अगर पार्शियल मोल होगा तो उसमें जो फीटस होगा वो होगा तो सही, लेकिन एबनॉर्मल, उसकी कोई एफएचएस नहीं होगी, कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होगी। सेकंड हम जो करवाते हैं वो ब्लड टेस्ट में एचसीजी लेवल देखते हैं। वेरी हाई एचसीजी लेवल आपको अर्ली प्रेगनेंसी में मिलेगा। थर्ड वन क्या है, हिस्टोपैथोलॉजी। अब ये क्या होता है, कंफर्म डायग्नोसिस आफ्टर रिमूविंग द टिश्यू। इसमें क्या होता है कि ये एक बिनाइन कंडीशन है, कैंसर की बिनाइन फॉर्म है, जिसमें एबनॉर्मल ग्रोथ, सेल ग्रोथ हो रही है। तो इसमें हम जब इस प्रेगनेंसी को रिमूव करते हैं, वो जो प्लासेंटल सेल्स निकालते हैं बाहर, उस प्लासेंटल सेल्स को हम बायोप्सी के लिए हिस्टोपैथोलॉजी, हिस्टो कहते हैं टिश्यू को, पैथो कहते हैं डिजीज, एंड लॉजी इज कॉल्ड स्टडी। तो वो जो टिश्यू है प्लासेंटा का, उसकी डिजीज की स्टडी के लिए हम उसका बायोप्सी टेस्ट भिजवाते हैं कि पेशेंट को ये जो प्लासेंटल डिफेक्ट है ये कहीं कैंसरस में तो नहीं जा रहा, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि ये ऐसी कंडीशन है, अगर इसको मॉनिटर ना किया जाए और अच्छे से ट्रीट ना किया जाए तो ये यूट्रस में कैंसर भी कोज कर सकता है। तो उसको कंफर्म करने के लिए हम फिर हिस्टोपैथोलॉजी करवाते हैं आफ्टर रिमूविंग टिश्यू को रिमूव करने के बाद। आई होप आपको मेरा लेक्चर समझ आ रहा होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं आपके पास क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी मोलार प्रेगनेंसी के। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको जो है नोटिफाई हो जाएं। और कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं बिल्कुल। देखिए, हमने मोलार प्रेगनेंसी भी पढ़ ली, हमने उसकी टाइप्स भी पढ़ ली, हमने उसकी साइन सिम्टम्स भी देख लिए, डायग्नोसिस भी देख लिए। हम सीक्वेंस से हर एक चीज, हमें कोई भी डिजीज है, कोई भी आप स्टडी कर रहे हैं डिजीज को, आपको वो डिजीज पता होनी चाहिए, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका कोज पता होना चाहिए, क्यों होती है, उसके सिम्टम्स पता होने चाहिए। सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स से ही हमें इंडिकेशन मिलता है कि मसला क्या है, और उसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पता होना चाहिए और उसकी ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। तो हम डायग्नोसिस तक हमने पढ़ लिया ना। अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट, हम कैसे मैनेज करते हैं मोलार प्रेगनेंसी को। इसमें आप यूट्राइन इवेक्यूएशन करते हैं। यूट्राइन इवेक्यूएशन मतलब कि यूट्रस को खाली करना। यूट्रस को कैसे खाली करेंगे, रिमूव मोलार टिश्यू बाय सक्शन एमवीए। एमवीए कहते हैं मैनुअल वैक्यूम एस्पायरेशन। ये क्या होता है, ये जो अभी कैनोले वाली डीएनसी चली हुई है, जिसमें हम कैनोले को इंसर्ट करते हैं और पीछे सक्शन लगा देते हैं, सक्शन के जरिए जो डीएनई की जाती है उसे एमवीए कहते हैं। जो मोलार प्रेगनेंसी होती है उसे कभी भी इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस से डीएनई के जरिए नहीं किया जाता, परफॉर्म नहीं करना चाहिए। आप जब मोलार प्रेगनेंसी को रिमूव करते हैं, वो प्रॉपर ओटी ले जाकर, ओटी में पेशेंट को एनेस्थीसिया देकर आप सक्शन के जरिए मोलार प्रेगनेंसी को रिमूव करते हैं, और रिमूव करने के बाद उसे आप जो है भिजवाते हैं हिस्टोपैथोलॉजी के लिए, ताकि आप मेलिग्नेंसी को कंफर्म कर सकें। नंबर 2, आपने एक तो यूट्राइन इवेक्यूएशन कर ली, अब उसके बाद आपने क्या करना है कि मॉनिटर एचसीजी लेवल। अब यहाँ पर 12 मंथ तक बीटा एचसीजी के लेवल को मॉनिटर करते हैं। बीटा एचसीजी के लेवल को क्यों मॉनिटर करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक कैंसरस फॉर्म होती है, तो इसमें हम बीटा एचसीजी के लेवल को ये मॉनिटर करके देखते हैं कि यूट्राइन कैविटी को खाली करने के बाद क्या ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स दोबारा से रीग्रो कर रहे हैं। देखिए, कैंसर में भी इस तरह होता है कि अगर कैंसर में किसी ट्यूमर को, मैलिग्नेंट ट्यूमर को
आप सर्जरी के ज़रिए रिमूव कर देते हैं तो सस्पेक्शन रहती है कि दोबारा से वहाँ पर सेल्स की ओवर ग्रोथ हो जाए। तो 12 मंथ्स तक हम बीटा एचसीजी के लेवल को मॉनिटर करते हैं ये देखने के लिए कि ये कहीं कैंसरस फॉर्म तो नहीं है। अगर आप इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करेंगे तो ये फिर एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है। मॉनिटरिंग के फ़ायदे ये होते हैं अगर पेशेंट को जो है कैंसर की तरफ जा रही है, मैलिग्नेंसी है, तो आप कैंसर को अर्ली स्टेज पर ही डिटेक्ट कर लेते हैं और अगर कैंसर अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट हो जाए तो ट्रीटमेंट उसकी पॉसिबल होती है। तो हम एचसीजी का लेवल ही हमारा मेन इसकी मैनेजमेंट है। यूट्राइन इवैक्यूएशन कर ली, फिर उसके बाद आपने मदर को 12 मंथ्स तक एचसीजी, बीटा एचसीजी लेवल देखते रहना है। वीकली अंटिल नॉर्मल, देन मंथली फॉर 6 टू 12 मंथ। अब इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले आपने जब एमबीए कर लिया, यूट्रस खाली कर ली, तो आप उसके बाद वीकली जो है बीटा एचसीजी लेवल चेक करेंगे। जैसे आज आपने मंडे को चेक किया तो फिर नेक्स्ट मंडे को आप दोबारा करेंगे, फिर नेक्स्ट मंडे को। अब ये वीकली कब तक करना है? आपने देखना है कि आपने जब यूट्राइन कैविटी खाली की उसके बाद जब आप वीकली हर वीक के बाद बीटा एचसीजी करवा रहे हैं तो आपको जो मोलार प्रेगनेंसी होती है उसमें बीटा एचसीजी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई मिलता है। तो आपने देखना है, ये मॉनिटर करना है कि बीटा एचसीजी का लेवल, फॉर एग्जांपल आपके पास बीटा एचसीजी का लेवल आ रहा है 20,000 आ रहा है, तो आपने ये देखना है कि ये हर वीक 20,000 से कम हो रहा है या 20,000 पे ही रुका हुआ है या 20,000 से आगे बढ़ रहा है। अगर 20,000 से आगे बढ़ रहा है यूट्रस खाली करने के बाद भी, तो इसका मतलब ये है कि ये कैंसरस फॉर्म इख्तियार कर चुका है मदर की यूट्रस में। ट्रोफोब्लास्टिक कैंसर जो है को इसको हम कोरियन कार्सिनोमा भी कहते हैं। कोरियन किसको कहते हैं? प्लासेंटा को। कार्सिनोमा कैंसर को कहते हैं। तो प्लासेंटा की वजह से, ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स की वजह से कैंसर को हम कोरियन कार्सिनोमा कहते हैं। एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, याद रखना, कोरियन कार्सिनोमा। तो अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये कैंसर को इंडिकेट करता है। अगर प्लेटियो फेज है, प्लेटियो का मतलब कि वो वहीं पर रुका हुआ है, वैल्यू ना तो ज़्यादा हो रहा है ना ही कम हो रहा है, ये भी इंडिकेट करता है कि प्लासेंटल टिश्यूज दोबारा ग्रो कर रहे हैं यूट्रस में और मदर कैंसर की कंडीशन में जा रही है। और अगर कम हो रहा है, आपने वीकली करवाना है जब तक आपको 3 कॉन्सिक्यूटिव रिजल्ट ना मिल जाए। मीन्स के 3 बार आपने देखा, वीकली करवाया और तीनों बार आपको 2 पॉइंट 3 पॉइंट जो है बीटा एचसीजी का लेवल कम मिल रहा है। इसका मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है कि पेशेंट मैलिग्नेंसी की तरफ नहीं जा रही, नॉर्मल जा रही है। जब आपके पास 3 कॉन्सिक्यूटिव कंफर्मेटरी रिजल्ट आ जाए उसके बाद से जो है फिर आप वीकली नहीं, आप मंथली करवाते हैं 6 टू 12 मंथ्स के लिए और उसमें भी आप इसी तरह मॉनिटर करते हैं वैल्यू को। नंबर 3 पर आ रहा है अवॉइड प्रेगनेंसी। नो प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फॉलो अप, यूज कॉन्ट्रासेप्टिव। आपने मदर को गाइड करना है कि 6 टू 12 मंथ जब तक बीटा एचसीजी की मॉनिटरिंग चल रही है वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करेंगी, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करेंगी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो बीटा एचसीजी होता है वो ट्रोफोब्लास्टिक सेल रिलीज करते हैं। अगर मदर ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग के दौरान दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव कर लेगी तो आपको फिर ये कंफर्म नहीं होगा कि प्रेगनेंसी में भी बीटा एचसीजी का लेवल बढ़ जाता है, राइज हो जाता है। तो आप ये कंफर्म नहीं कर सकेंगे कि ये जो बीटा एचसीजी का लेवल बढ़ रहा है क्या ये प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ रहा है या ये मैलिग्नेंसी कैंसर की वजह से बढ़ रहा है। इसीलिए आप मदर को एडवाइस करेंगे कि जब तक मॉनिटरिंग चल रही है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करेंगी, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करेंगी। नंबर 4, chemotherapy if needed only if HCG stays high और कैंसर डेवलप। कीमोथेरेपी फिर आप देते हैं अगर नीड हो, किस कंडीशन में? अगर एचसीजी लेवल दिन ब दिन बढ़ रहा है और या कैंसर डेवलप हो चुका है तो फिर आप कीमोथेरेपी देते हैं। कीमोथेरेपी में आप क्या देते हैं? मीथोट्रेक्सेट इज यूज्ड। मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन एंटी कैंसरस ड्रग होता है। मीथोट्रेक्सेट इंजेक्शन आता है जो एक एंटी कैंसरस ड्रग है। आप मीथोट्रेक्सेट की डोज फिर देते हैं अगर एचसीजी का लेवल हाई, मॉनिटरिंग के दौरान हाई ही मिल रहा है आपको, तो फिर आप मीथोट्रेक्सेट की थेरेपी देते हैं जो हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी में भी इसको डिटेल से पढ़ चुके हैं। मीथोट्रेक्सेट कैसे देते हैं यहाँ भी हम दोबारा पढ़ लेंगे। एचसीजी, एचसीजी का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियन गोनेडोट्रोपिन। ये आप जो है इसका एब्रीविएशन भी याद
कर लेना। HCG लेवल डू नॉट रिटर्न्स टू नॉर्मल। मीथोट्रेक्सेट आपने कब देना है? अगर HCG का लेवल नॉर्मल नहीं हो रहा, दिन बढ़ता ही जा रहा है, और इन हाई रिस्क और इन्वेजिव मोलार प्रेगनेंसी। हाई रिस्क और इन्वेजिव मोलार प्रेगनेंसी होगी मीन्स कि कंप्लीट मोल है और हाई रिस्क है कि ये कम नहीं हो रहा है इसका रेंज, तो आप फिर मीथोट्रेक्सेट देते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ मीथोट्रेक्सेट। मीथोट्रेक्सेट एक एंटी कैंसरस ड्रग है। एक कंडीशन है, कुछ इन कंडीशन में आपने ये वाली ड्रग इंजेक्शन कभी भी पेशेंट को नहीं देना। कौन सी कंडीशन है? ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में आप मीथोट्रेक्सेट नहीं देते। सीवियर लिवर डिजीज, अगर पेशेंट को लिवर डिजीज है, हेपेटाइटिस है, सिरहोसिस है, सिरहोसिस कहते हैं जब लिवर सुकड़ जाता है तो उसे सिरहोसिस कहते हैं। हेपेटाइटिस में लिवर की इन्फ्लामेशन हो जाती है। अगर मदर को पेशेंट को जिगर का मसला है, आप फिर मीथोट्रेक्सेट नहीं देंगे। सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट, किडनी डिजीज है, आप मीथोट्रेक्सेट नहीं देंगे। बोन मेरो सप्रेशन, बोन मेरो सप्रेस्ड है मीन्स के लो WBCs प्लेटलेट्स, आपने देखा मदर के WBCs कम कम है या प्लेटलेट्स कम है, आप मीथोट्रेक्सेट नहीं देंगे। एक्टिव इन्फेक्शन, मदर को किसी भी टाइप का एक्टिव इन्फेक्शन है, आप मीथोट्रेक्सेट नहीं देंगे। अल्कोहलिज्म और क्रोनिक अल्कोहल यूज, अगर पेशेंट अल्कोहल यूज कर रही है काफी टाइम से, तो ऐसे पेशेंट को आप मीथोट्रेक्सेट नहीं देंगे। ये मीथोट्रेक्सेट की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कहते हैं वो कंडीशंस जिनमें आप वो कोई प्रोसीजर या मेडिसिन नहीं दे सकते, उन्हें कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कहते हैं। तो मीथोट्रेक्सेट की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हमने पढ़ ली क्या क्या होती हैं, और उम्मीद करती हूँ आपको समझ भी आई होगी। कोई कोई क्वेरी हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वो जो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मॉनिटरिंग ऑफ बीटा HCG मोलार प्रेगनेंसी, जो बीटा HCG को मॉनिटर करते हैं मोलार प्रेगनेंसी में, उसका क्या प्रोसेस है? उसका ये प्रोसेस है कि आफ्टर इवेक्यूएशन स्टार्ट वीकली बीटा HCG टेस्ट। जब इवेक्यूएशन करवा लिया, MVA हो गया पेशेंट का, तो आपने फिर वही वीकली बीटा HCG को टेस्ट करते रहना है। कंटिन्यू वीकली अंटिल 3 कॉन्सिक्यूटिव नॉर्मल रिजल्ट। आप वीकली कंटिन्यू करते रहेंगे तब तक जब तक आपको 3 कॉन्सिक्यूटिव नॉर्मल रिजल्ट ना मिल जाए, मीन्स के आपने तीनों बार करवाया, तीनों बार आपको जो है वैल्यू हर बार में कम मिली, हर बार वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है। देन डू मंथली बीटा HCG टेस्ट फॉर 6 to 12 मंथ। आपको 3 कॉन्सिक्यूटिव नॉर्मल रिजल्ट मिल गए, उसके बाद आप फिर 6 to 12 मंथ तक मंथली टेस्ट करवाएंगे। नो प्रेगनेंसी ड्यूरिंग दिस फॉलो अप यूज कॉन्ट्रासेप्टिव। मदर कोई प्रेगनेंसी नहीं करेगी इस दौरान, क्यों नहीं करेगी वो हमने पढ़ लिया है। राइजिंग और प्लेट्यूड बीटा HCG पॉसिबल मैलिग्नेंसी। राइजिंग का मतलब है अगर आपको हर बार बीटा HCG का लेवल बढ़ता ही मिल रहा है, या प्लेट्यूड बीटा HCG है मीन्स के वहीं पर होल्ड हुआ है, ना तो वो आगे बढ़ रहा है ना ही वो कम हो रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि मैलिग्नेंसी की तरफ मीन्स के कैंसर की तरफ पेशेंट जा रही है। फिर वहां पर कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी पड़ती है। आप ऑन्कोलॉजिस्ट के पास पेशेंट को रेफर करते हैं और कीमोथेरेपीज वगैरह होती हैं पेशेंट की। बीटा HCG मॉनिटरिंग इंश्योर द मोल इज कम्प्लीटली गोन एंड डिटेक्ट अर्ली कैंसर रिस्क। बीटा HCG की मॉनिटरिंग आपको इंश्योर करवाती है कि जो मॉल बना था, जो एबनॉर्मल सेल की ग्रोथ हो रही थी, वो खत्म हो चुकी है या वो कैंसर की तरफ जा रही है। तो कैंसर की तरफ जा रही है तो आपको अर्ली कैंसर का डिटेक्शन मिल जाता है और पेशेंट को सेव कर लेते हैं। ये था आपका मोलार प्रेगनेंसी। आई होप आपको अच्छे से हर चीज क्लियर हो गई होगी। नीचे आपको रेफरेंस दिया गया है कि कहाँ से ये टॉपिक लिया गया है, और इस तरह से आपका मोलार प्रेगनेंसी का टॉपिक भी कवर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।